नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च। कांग्रेस को मार्च की इजाजत नहीं मिली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी समेत कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति से मिले हैं क्योंकि कोरोना की वजह से धारा 144 लागू है। ऐसे में पैदल मार्च को अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन जो 3 नेता हैं कांग्रेस की तरफ से वो राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, ऐसी जानकारी है। तो राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति से मिले हैं, ये जानकारी है। तो किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च। कांग्रेस को मार्च की इजाजत नहीं मिली और प्रियंका गांधी समेत कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष किसानों को बहकाने का काम कर रहा है और तमाम आशंकाएं पैदा करने का काम कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में ये पैदल मार्च निकलना था, लेकिन कोरोना की वजह से धारा 144 लागू की गई है, इसलिए इस पैदल मार्च को अनुमति नहीं मिली। लेकिन जो 3 नेता हैं वो राष्ट्रपति से मिले हैं राहुल गांधी समेत, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें गुलाम नबी आजाद का भी एक नाम है, राहुल गांधी भी हैं और कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर। तो किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च। 29वां दिन है किसान आंदोलन का, लेकिन ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ा सवाल, आखिर इस समस्या का हल कैसे हो? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि संवाद के सारे रास्ते खुले हुए हैं, तो दूसरी तरफ किसान संगठन हैं जो कि संवाद के लिए तैयार ही नहीं है। प्रस्ताव भी पेश किए गए, लेकिन किसान संगठनों की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया। किसानों का ये कहना है कि प्रस्ताव उनके मन मुताबिक होना चाहिए, जिसमें तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए। हालांकि कल एक संकेत मिला था किसान नेता की तरफ से कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत में उनका ये कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन बहुत जरूरी है इस वक्त किसान आंदोलन को रोकना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, खासतौर से सप्लाई में भी नुकसान हुआ है और काफी ज्यादा नुकसानों की आशंका जताई जा रही है। इसमें बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा निकाला जाए कि किसान आंदोलन को खत्म किया जा सके। 2 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किसानों के लिए ये मार्च जो निकाला गया, हालांकि अनुमति नहीं मिली। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी का ये मार्च, हालांकि राहुल गांधी अब राष्ट्रपति से मिले हैं। मोहित राज दुबे अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, कैसे हालात वहां पे बने हुए हैं? जानकारी मिल रही है कांग्रेस की तरफ से कई लोग हैं जो हिरासत में लिए गए हैं, वहीं हम तस्वीरें जो देख रहे हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। क्या हालात अभी फिलहाल मौके पर? देखिए, अगर ताजा सूरत हाल के मद्देनजर बातचीत करें तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया है। प्रियंका गांधी को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने गए हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस मार्च करना चाहती थी विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, लेकिन धारा 144 लगा दिया गया, लिहाजा कांग्रेस के नेता मार्च नहीं कर पाए। राष्ट्रपति की वजह से कांग्रेस के 3 नेताओं को ही मिलने की अनुमति दी गई थी। बाकी नेताओं को जो है कहा गया था कि आप मार्च मत निकालिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने मार्च कृषि कानूनों के खिलाफ निकाला था। जी चलिए, आप मौके पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां ये लग रही हैं कि कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रकार से आगे वहां पे इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन मौके पर डटा हुआ है और इस पैदल मार्च को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि इजाजत नहीं। वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर डटी हुई है। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है कि हर तरीका अपनाया जाए, किसानों को नए कृषि कानूनों की अहमियत समझाई जाए, लेकिन जिस तरह से नए कृषि कानून से जुड़ी अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं सामने, उससे किसानों की कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कृषि कानून से कैसे पैदा हो रही हैं कहीं खुशियां, कहीं गम वाली स्थिति। 29 दिन बाद भी किसानों के आंदोलन पर आखिर क्या है सरकार का रुख और कृषि कानूनों की आखिर क्या है ग्राउंड जीरो पर अहमियत? ये कहूंगी कि सरकार जनता की आवाज से डर लगता है, भय है, इसीलिए जब जब आवाज उठती है तो उनका ऐसा व्यवहार होता है।
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आप देख रहे थे, हिरासत में लिया गया है कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं को, और स्थितियां देखिए किस तरीके से वहां पर दिखाई दे रही हैं। आंदोलन एक तरफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पैदल मार्च निकालने की तैयारी चल रही थी। हालांकि अनुमति इसको नहीं मिली। इसके बाद कई कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद रहे और प्रियंका गांधी समेत कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। केवल 3 नेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति मिली है। तस्वीरें देखिए। किसानों पर जारी है घमासान, कैसे निकलेगा किसानों की समस्या का समाधान? नए कृषि कानून से कहीं खुशी कहीं गम, कृषि कानून की पेचीदगियों में फंसा किसान। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच का गतिरोध थम नहीं रहा है। किसान संगठन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं किसानों को मनाने का प्रयास कर रही केंद्र की मोदी सरकार इस मसले पर विपक्षी दलों के निशाने पर है। कांग्रेस भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कृषि कानून उनके हक में है या नहीं। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ डटे हुए हैं। कृषि कानून से जुड़े आज 2 पहलू हम आपको दिखाते हैं। पहला पहलू सकारात्मक है, जो ग्वालियर से सामने आया। नए कृषि कानून के तहत ग्वालियर में पहला केस दर्ज किया गया। भितरवार ब्लॉक के बाजना गांव का मामला। एक व्यापारी ने 17 किसानों से धान खरीदा था। जो धान खरीदा था उसकी कीमत 40 लाख रुपए थी। व्यापारी किसानों का भुगतान करने से पहले ही फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही फौरन प्रशासन हरकत में आया। सुलह बोर्ड बनाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। सुलह बोर्ड के जरिए मामले का समाधान नहीं निकला। एसडीएम ने व्यापारी के मकान को कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्क की गई प्रॉपर्टी से किसानों की रकम लौटाई जाएगी। अब भितरवार जो ब्लॉक है वहाँ पे एक व्यापारी ने कुछ किसानों का धान खरीदा था और उसके बाद वो धान लेके वो फरार हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि तत्काल कार्रवाई की जाए, तो हम लोगों ने नए कृषि कानून के तहत सुलह बोर्ड का गठन किया था। सुलह बोर्ड जो है सुलह कराने में नहीं सक्षम हुआ, तो तत्काल एसडीएम ने उसमें आदेश पारित किया और उनकी संपत्ति कुर्की करने का फैसला लिया। इस तरीके से नए कृषि कानूनों के तहत जो ये बहुत तेज गति से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने किसानों का पैसा वापस कराना शुरू कर दिया है। अब कृषि कानून का एक और पहलू हम आपको दिखाते हैं। ये कृषि कानून का नकारात्मक पहलू है। गड़ाघाट के एक किसान ने फॉर्चून कंपनी से अनुबंध किया था। किसान ने 20 एकड़ में धान लगाया था। कंपनी ने ये कहकर धान उठाने से मना कर दिया कि धान में कीटनाशक की मात्रा आ गई है। कंपनी ने धान का 2 बार लैब टेस्ट करवाया। किसान को 1 बार भी रिपोर्ट नहीं दी गई। किसान के पास कंपनी का केवल 1 पन्ने का अनुबंध है। 1 पन्ने के अनुबंध पर कंपनी की कोई मोहर या हस्ताक्षर नहीं है। अब किसान को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। गाड़ाघाट के अलावा कई जगह के किसानों की कहानी ऐसी है। कुछ किसानों का धान खरीदा गया, कुछ का अभी भी अधर में लटका हुआ। किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। नीचे करो भाई। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं,
देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। The government is going on an aggressive campaign from tomorrow onwards to give money, 6,000 rupees, 18,000 crores. They're trying to change the narrative. Look, the point is, it's a very simple thing. There are millions of people who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders. These are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that चलिए, तो कई गंभीर आरोप यहाँ पे लगाते हुए नजर आए राहुल गांधी। तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद चौधरी जी हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ और मेहमान भी। प्रदीप मोहर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे, सोशल मीडिया सह संयोजक भी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों के पास मैं आऊंगी। चर्चा में हम और भी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे संवाददाता शुभम की तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। शुभम, किस प्रकार की स्थितियां वहां पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं किसान आंदोलन का असर अब प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है और अलग अलग राज्यों में अब इसका असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में हालांकि हमने देखा है, या ख़ास तौर पर अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर कम ही असर किसान आंदोलन का दिखा है। ज़रूर भारतीय किसान यूनियन के कुछ किसान या कहें दर्जन भर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मगर कल उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया और उनका ये आंदोलन खत्म करवाया। तो मध्य प्रदेश में तो सरकार ने सीधे सीधे ये रुख अपनाया हुआ है। या कृषि मंत्री कमल पटेल की बात की जाए, उनका भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस तरह का कोई भी आंदोलन नहीं करने देंगे। और दूसरा, आप देखिए कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अधिकारी और मंत्री ये अलग अलग ज़िलों में पहुँच रहे हैं और चौपाल कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर किसानों के साथ, तो नए कृषि कानून को समझा रहे हैं। और बार बार ये बात सरकार की ओर से आ रही है कि ये कानून काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि होशंगाबाद में हमने एक उदाहरण भी देखा था कि नए कानून के साथ जो है वो एक पहला मामला सामने आया था देश भर का, जिसमें नए कानून के तहत कार्रवाई भी की गई थी। मगर अभी तक कांग्रेस को हमने देखा कि वो काफ़ी पीछे थी, यानी कि आंदोलन में आगे नहीं आ रही थी। मगर अब आप देखिए कि 28 दिसंबर को जब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उस दिन कांग्रेस नेता अरुण यादव ने आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता किसान विधानसभा का घेराव करने के लिए भोपाल पहुंचे। तो ये एक कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आएंगे सभी किसान और विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे। इसमें कमलनाथ भी शामिल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 28 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखना होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 1 महीने का समय तकरीबन हो गया है किसान आंदोलन का, किसानों का। सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक पत्र लिखा है। उस पत्र को, उस चिट्ठी को सरकार जो है वो गाँव तक भी पहुँचाएगी, अलग अलग माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। तो कांग्रेस के इस आंदोलन का कितना असर
देखने को मिलेगा सरकार पर, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कहां पर इसका सकारात्मक असर है और इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी हम बात कर रहे हैं। हालांकि जैसे हमारे संवाददाता शुभम जानकारी दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सीधा रुख करते हैं प्रमोद चौधरी की तरफ। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, जानना चाहूंगी समस्या का हल आखिर कैसे निकले। एक तरफ तो किसान है, कह रहा है कि ठीक है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जब बातचीत की बात आती है तो उसमें भी ये कहना कि मन मुताबिक प्रस्ताव जब तक नहीं आएगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। क्या कुछ पक्ष रखा जाए, क्या कुछ हम इससे समझें? करिश्मा जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय किसान संघ शुरू से इस बात में पक्ष में रहा है कि उसमें 3 कमियां रही हैं, 3 अमेंडमेंट चाहते हैं उसमें। अब सवाल यह है कि ये लाया क्यों गया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं कि आखिर में ये क्यों लाया गया बिल। तो असल में अगर आप देखेंगे इतिहास में तो जो 90 का दशक है उस समय ऐसा महसूस हुआ कि इतने लोग इंजीनियर बन के आ रहे हैं, उनको यदि रोजगार देना है तो हमको लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, लाइसेंस परमिट राज खत्म करना पड़ेगा। और उस हिसाब से फिर सारी नीतियां परिवर्तित की गई और उसके अच्छे परिणाम सामने आए। उस समय एक सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि इन पिछले 30 वर्षों में ये कृषि का क्षेत्र है इसको टोटल उपेक्षित कर दिया, बिल्कुल टोटल इग्नोर कर दिया। तो उसका परिणाम यह हुआ कि उसके वहां पर निवेश आया ही नहीं। फिर आगे जाकर के ये बात करने लगे कि उसका जो जीडीपी में योगदान बहुत कम है एग्रीकल्चर का, कहां से आएगा जब उसमें निवेश नहीं हो रहा है और बहुत बड़े निवेश की जरूरत थी। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि किसान घाटे में चले गए, उनको समझ में नहीं आया घाटा क्यों हो रहा, और 3 लाख से ऊपर किसानों की आत्महत्याएं हो गई। समझ में नहीं आया। वास्तविकता ये थी कि उसको भी वहां लिबरलाइजेशन करना था, उनके साथ में चलना था, उद्योगों के साथ में। वो वहां पर बहुत बड़ी एक भूल हो गई। अब उसको सुधारने के लिए ये जो बिल आए हुए हैं ये उसी दिशा में है। ये जो सब लाइसेंस परमिट राज जैसा जो व्यवस्था है इसको हमको आजाद करना पड़ेगा किसानों को। तात्कालिक 1955 में परिस्थितियां दूसरी थी, उस समय इन कानूनों की आवश्यकता थी जो आज चालू है, लेकिन आज अब परिस्थितियां एकदम बदल गई है। हमको एक लंबी छलांग लगाने की जरूरत है, हमको जो पिछला बैकलॉग है उसको भी पूर्ति करने की जरूरत है, और जो उद्योगों के कारण से जो पूरे देश में परिवर्तन आया है उसके पैरेलल एग्रीकल्चर को भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारी 70% आबादी आज भी उसके ऊपर है। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र यदि कोई है तो वो आज भी एग्रीकल्चर है। हमने इसको टोटल इग्नोर कर दिया। अब भारतीय किसान संघ का ये कहना था ये जो आया है इसमें कुछ कमियां रह गई, निश्चित रूप से कमियां रह गई। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि एमएसपी का इसमें जो है वो कंपल्शन नहीं किया गया कि अगर एमएसपी के नीचे कोई भी सौदा नहीं होना चाहिए, चाहे मंडी के अंदर हो या बाहर हो। और दूसरा ये जो आपने सरकार बार-बार कह रही है ना, तो एमएसपी तो जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग मंचों से ये वाली बात कही है, लेकिन क्यों आखिर इस चीज को समझा नहीं जा रहा है? क्या आप ये चाहते हैं कि इस क्लॉज को उसमें मेंशन किया जाए, लिखित रूप में दिया जाए? नहीं करिश्मा जी, उसमें ऐसा है कि वो तो शुरू से है एमएसपी की व्यवस्था, लेकिन खरीद नहीं होती है क्योंकि उसमें कोई बाध्यता है ही नहीं है। दूसरा उसके नीचे जो बाजार में सौदे होते हैं वो उसके नीचे हो रहे हैं। आज मक्का जो है 700-800 रुपए में बिक रही है, तो ये सौदे नीचे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कायदा नहीं है उसमें कि उसको अपराध घोषित कर दिया जाए, एमएसपी के नीचे सौदा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो 2 उदाहरण जो आपने अभी अभी दिए थे जो मध्य प्रदेश में घटित हुए हैं, उसका मेन कारण है कि बैंक सिक्योरिटी नहीं दी गई है। और 3 दिन का समय क्यों दिया गया है व्यापारी को? 3 दिन की क्या आवश्यकता? 24 घंटे में पेमेंट की व्यवस्था है तो वो कंटिन्यू होना चाहिए और उसका बैंक सिक्योरिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। केवल पैन कार्ड रखा हुआ इस बिल में वो नहीं, पूरा टोटल उसका आइडेंटिटी है और उसमें सिक्योरिटी बैंक सिक्योरिटी। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विनोद इस वक्त हमारे साथ कुछ अपडेट्स के साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। विनोद, कैसे हालात है वहां पर? किसान आंदोलन का क्या असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि आज तो 29वां दिन है, अब कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में आ खड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए अगर किसान आंदोलन की हम बात करते हैं तो जिस तरह से गैर राजनीतिक आंदोलन बताया जा रहा था, अब इसमें कांग्रेस आ चुकी है और कांग्रेस अब इस आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करने के मूड में नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले से भी लगभग 2-4 हज़ार किसान गए हैं और मुरैना जिले से भी लगभग 1000 किसान गए हैं, जो पिछली बार हमारे चैनल के जरिए सरकार तक ये बात पहुंची थी। लोगों ने भी देखा था कि किसान क्यों जा रहे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसान
अभी भी इस कानून पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से ग्वालियर जिले के भितरवार में एक घटना हुई, एक कारोबारी ने, एक व्यापारी ने लगभग किसानों से 40 लाख का अनाज खरीदा और उसके बाद वो फरार हो गया। अब शासन प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, उस पर एफआईआर दर्ज की, उसकी मकान की नीलामी करके 2 किसानों का पैसा भी वापस कर दिया। लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले की एक घटना सिवनी मालवा जिले के नंदरवाड़ा गांव में हुई। एक इंदौर का किसान आया, आदित्य राज जिसका नाम बताया जा रहा है, गांव में उसने एक काउंटर खोला और 60 किसानों से 70 लाख की फसल खरीद करके वो भी भाग गया। तो इस पर कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सबके लिए दरवाजा खोल दिया, कोई भी खरीद करे, और कंट्रोलिंग किसी पर भी नहीं है। जिस आदमी के पास फूटी कौड़ी नहीं हो वो भी व्यापारी बन जाएगा और 60-70 लाख का माल खरीद के किसानों का भाग जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि उसकी तो आप संपत्ति भी कुर्क नहीं कर सकते हैं, उसको तो पैसा वसूल करके आप किसानों को वापस करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो खर्च कर लेगा या फिर कहीं इन्वेस्ट कर देगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसीलिए किसान इसका इस तरीके से भी विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और किसानों के हित में काम कर रहे हैं। इसको कैसे रोकेंगे, ये नहीं रुक पा रहा, इसीलिए किसान अभी भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप माहौर जी के पास मैं आना चाहूंगी। प्रदीप माहौर जी, सुना आपने कि क्या घटनाक्रम अभी सामने आए ग्वालियर से। क्या आपको लगता है कि समझाने में कमी रह गई, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अलग अलग मंचों से भी हमने देखा कि संबोधन में कहा गया कि ये किसानों के हित में है कृषि कानून, लेकिन क्यों आखिर किसानों को समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि आप लोग की तरफ से तो कहा जा रहा है कंफ्यूजन बना हुआ है किसानों के मन में, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा आगे? करिश्मा, देखिए क्या है, समझाने में दिक्कत जो है वो तो एक अलग विषय है। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये आंदोलन चला कौन रहा है। ये आंदोलन पूरा का पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है, जिसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज हैं और जो दूसरी पार्टीज हैं जो कि अपोजिशन में बैठी हुई हैं, जिनको एक मुद्दे नहीं मिल रहे थे, जिनको मौके नहीं मिल रहे थे कुछ भी करने के, उन्होंने अपने अपने जो संगठन है उनकी तरफ से कुछ लोगों को प्रमोट किया, कुछ लोगों को प्रोवोकेट किया कि वो जाके आंदोलन करे। आप एक चीज बताइए, अगर ये किसान आंदोलन कर रहा होता तो किसान अपने बेनिफिट की बात करता, अपने फायदे की बात करता। किसान क्या बोलता कि हमको इसके अंदर ये संशोधन चाहिए, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि मुझे ये 3 संशोधन इसके अंदर चाहिए, लेकिन इस किसान आंदोलन के अंदर कोई संशोधन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ बात क्या हो रही है कि हम बिल वापस लेके सरकार को किस प्रकार से जुटा, और ये बात कौन कर सकता है? ये विपक्षी दल। और इसमें संभावना ये भी है, संभावना जताई जा रही है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो सकता है ये बाहर से भी फंडिंग हो रही हो। ये भी पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी कुछ भी कर सकती है। उनका एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी सामने आया था कुछ में कि यहाँ पे वो देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाइना के साथ शेयर करेंगे। सरोज सिद्दीकी जी, मैं चाहूंगी कि आप इसमें रिएक्शन दीजिए, क्योंकि अब सीधे तौर पर यहाँ पे कहना है कि कांग्रेस का प्रायोजित यह आंदोलन है, प्रोपेगेंडा कांग्रेस का है। देखिए, अगर किसान समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? क्यों कानून बना के नहीं दे सकती सरकार? एक बात। दूसरी बात, जो ये संशोधनों की बात कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हम ये तीनों जो है बिल वापस लीजिए, तो सही कह रहे हैं किसान। अभी आपने जो मामला सुनाया मुझे सिवनी मालवा का, आपने भीतरवार का जो मामला बताया, इस मामले में कहीं किसान बीच में नहीं रहता था। हमेशा मंडियां जो होती थी वो गारंटी देती थी कि किसान के भुगतान की। अगर 40 लाख रुपए हैं तो किसान, लेकिन फिरोज से ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों से ही यहाँ पे किसान जुट रहे हैं और वही प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी सरकार ये लगातार ये सवाल उठा रही है। देखिए करिश्मा जी, गाजियाबाद की बॉर्डर बंद हुई है, मेरठ का हाईवे बंद हुआ है, तो ये इसमें किसान, इसमें कौन है? ये वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सिंधु बॉर्डर बंद हुआ है तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, और महाराष्ट्र से और कर्नाटक में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। बड़ा इनके ऊपर इल्जाम लगाया, उस बात को छोड़ के दूसरी चीज बोल रहे हैं जी। दूसरी बात, करिश्मा, मैंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया इनके ऊपर कि इनके नेताओं ने चाइना से टाई अप किया हुआ है, कि उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। देखिए क्या है, ये लोग छुपने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ चैनल पे कि कांग्रेस के नेता बहुत कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। रैलियां होती हैं, आंदोलन होते हैं, प्रायोजित किए जा सकते हैं,
चलिए ये बात तो देखिए प्रदीप जी, फिरोज जी, ये बात तो इतना समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं तो राजनीति तो यहाँ पे हो ही रही है। मैं प्रमोद चौधरी जी के पास जाना चाहूंगी। प्रमोद चौधरी जी, कहीं नहीं पूर्ण राजनीति मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है फिरोज जी, आप अपनी बात रखें, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा सर, मुझे आगे बढ़ना है। न्यूज़ 18 चैनल ने सर्वे करवाया था, उसको आप देखिए। जी जी, वहाँ पे किसान खुश है इस बिल से। और चलिए प्रदीप जी, फिरोज जी की एक बात, फिरोज जी की बात सुन ले, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। फिरोज जी संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। इसमें ढकी छुपी बात नहीं है कि कांग्रेस जो है इन तीनों बिलों के खिलाफ है। कांग्रेस ने लोकसभा में, कांग्रेस में हमारे लीडर गुलाम नबी आजाद नहीं खिलाफ है, राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने खिलाफ है कि नहीं है? अरे भैया आप रुक जाएंगे जरा 2 मिनट, आप नहीं, अभी आपने बोला ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस खिलाफ नहीं है। इसमें बोल रहे हैं सर आप जरा। फिरोज जी, अभी हमने राहुल गांधी को भी सुना था, उनका भी ये कहना कि ये किसानों के हित में नहीं है, इसको तत्काल विड्रॉ किया जाए। सही बात है जी, तो सही बात है। ये अंबानी अडानी के लिए किया गया है ये काम। ये अंबानी अडानी कहाँ से आ रहे हैं? भारत के जितने भी हमारे बिजनेसमैन है सब चोर हैं। आप लोग अकेले साहूकार हैं जो चाइना के साथ पैक करके आते हैं। जमाखोरी का कानून जो है, अब आप इसमें क्या संशोधन करेंगे? चले, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे चलता रहेगा। प्रदीप चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। प्रदीप चौधरी जी, अब किसान संगठन है, इतने सारे लोग हैं, ऐसे में कोई भी तो पिन पॉइंटेड पर्सन होगा जिसको चुना गया होगा कि हाँ वो जाके बातचीत करेगा। लेकिन देखिए इस मसले को सुलझाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, संवाद के सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है प्रमोद चौधरी जी? ये है भारतीय किसान संघ ने तो 20,000 से ऊपर गांव से और इसके रिजोल्यूशंस लेकर के पहले ही हमने वहां प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को हमने दे भी दी है। और हम लोगों ने 3 अमेंडमेंट चाहते हैं। हम लोग पूरा का पूरा जो है वो कैंसिल करना नहीं चाहते, ये किसानों के हित में है, लेकिन अमेंडमेंट चाहते, क्योंकि अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो इसका फायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होगा। तो वो उसके लिए बातचीत करना पड़ेगी। आज की तारीख में हमको जो जानकारी मिली है कि सरकार बातचीत करने को तैयार है, संशोधन करने को भी तैयार है, लेकिन बहुत से किसान हैं जो बातें करना नहीं चाहते, चर्चा ही नहीं करना चाहते। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि इनको तीनों बिलों को वापस ले लो। इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये किसान के हित में, ये समझना पड़ेगा। और इसमें यदि कोई कमियां है तो बताए, कोई बता नहीं रहा है उसमें कमियां क्या। हमने जैसे कोई बता नहीं रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। प्रदीप माहौर जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी। जी प्रदीप माहौर जी, लास्ट कमेंट आपसे कि कंफ्यूजन बना हुआ है, इस कंफ्यूजन को आखिर कैसे दूर किया जाए? संक्षिप्त में सर अपनी बात रखिए। करिश्मा जी, 2 चीजें हैं। पहली तो एक न्यूज़ 18 ने एक सर्वे किया था, इसमें ज्यादातर किसान इस बिल से खुश हैं। दूसरा, अभी एक और चैनल का मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने वीडियो किया, उन्होंने लोगों से पूछा कि आप यहाँ पे विरोध करने आए हैं तो क्यों विरोध करने आए हैं? तो ये हम देख रहे हैं कि कंफ्यूजन की स्थितियां तो लगातार बनी हुई हैं, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी होगा कि किस तरीके से अब इस किसान आंदोलन को रोका जाएगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।